दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो कि हमारी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य भी ऐसा जिसमें हम हमारे घरेलू उपचार जो है उनको काम में ले सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वैद्य हमारे साथ पधारे हैं जो कि बहुत वरिष्ठ माने जाते हैं और चूरू जिले में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय में देना चाहूंगा, हमारे साथ वैद्य लीलाधर जी शर्मा हैं। आप सेला जो गांव है रतनगढ़ तहसील में उसमें पोस्टेड हैं। आप हमारे साथ वैद्य प्रमोद जी मिश्रा आप हमारे साथ हैं जो कि पिथीसर में पोस्टेड है और यहाँ पर डेढ़ रात भर्ती अस्पताल में भी शाम को ओपीडी में बैठते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। तो अब हम हमारी अगर चर्चा शुरू करें तो सबसे पहले ये चर्चा शुरू करेंगे कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम में एक आम व्यक्ति को क्या सावधानियां खान पान में रखनी चाहिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, गर्मी का समय है और पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए शरीर को। अपने को पानी दिन में प्यास लगे या न लगे पानी खूब पीना है, क्योंकि जो पथरी के जो मरीज हैं या जो पथरी के मरीज नहीं है उनको भी पेशाब में जलन, पेशाब संबंधी तकलीफ गर्मियों में अक्सर होती है। तो इस समय हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, साफ पानी काम में लें। इसके अलावा इस मौसम में उल्टी दस्त सबसे ज़्यादा जो कॉमन होने वाली, सामान्यतः होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें हम बाहर के खाने से यथासंभव बचें और हमारी जितनी डाइट है उससे थोड़ा सा कम डाइट लें। पहली बात मुख्य बात है। हमारे आयुर्वेद में तो ये बताते हैं कि आप अपना पेट का 3 हिस्सा कर लो। उसको एक हिस्से को तो आप ठोस आहार से भरो और एक हिस्से को पानी जैसी लिक्विड डाइट, छाछ जैसे इस तरह की चीजों से भरो और एक हिस्सा तो खाली ही रहने दो उसका। पूरा कभी इतना खाओ ही मत। तो खाने पीने में परहेज, बाहर की चीजों को जहां तक हो सके, क्योंकि देखो गर्मी में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियल डिजीज है या और जो है वो बाहर के खाने से, बाहर के पानी से ज्यादा होती है। अच्छा, एक बात जैसे आपने एक खाली रखने वाली बात की, मुझे ध्यान आता है गृहिणियां इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगी। जैसे एक हम भगोने में दूध लेते हैं या देगची में कोई दूध या सब्जी बनाते हैं तो इतनी जगह खाली रखते हैं जिससे वो अच्छी तरह पके। और चाहे कुकर की बात करें तो कुकर में भी इतनी जगह खाली रखते हैं। तो वो इसीलिए रखते हैं कि वो अच्छा पके। तो हमारे शरीर में भी पक्वाश्य है, उसमें भी पकता है भोजन, जो भी डालते हैं वो शरीर पचाता है उसको। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा आमाशय जो है उसमें हलचल होती है, उसमें जो संकोच और प्रसार की क्रिया होती है। तो उसमें जब हमारे एंजाइम्स हैं जो आहार के, वो अच्छी तरह से मिक्स तभी हो पाएंगे जब थोड़ा खाली तो रहे, वो मिक्स होने के लिए उसे जगह तो रहे, संकोच और प्रसार गले तक ना भर ले हम। हाँ, सही बात है। तो ये एक बात हुई। दूसरी एक बात मैं वैद्य जी से पूछना चाहूंगा कि आजकल देखिए खाने की एक हमारी जो पद्धति है वो बड़ी परिवर्तित होती जा रही है। घर में तो हम जरूर फिर भी बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं तो खड़े होके भोजन करते हैं। वो भोजन की पद्धति शायद हमारी संस्कृति से तो कहीं मेल नहीं खाती, फिर भी हम लोग वहां खाते हैं। वो भोजन हमारे क्या नुकसान करता है? उस प्रकार का किया हुआ भोजन क्या हमारे नुकसान करता है? मनोज जी, खाने का जो शास्त्रोक्त विधान है वह आसन पर बैठकर आराम की मुद्रा में, और यहाँ तक कि मस्तिष्क में भी कोई इधर उधर की बात ना चले, बिल्कुल शांत चित्त और शरीर के साथ भोजन करना चाहिए। सही बात है। जहाँ तक आपने विवाह शादी का बताया तो आप नजारा सब जगह देखते हैं, हम भी देखते हैं। सलाद है वो एक जगह रखा रहता काटा है, हुआ पहले से काटा हुआ होता है, उसमें सब लोग हाथ लगाते हैं, वो बिल्कुल कंटामिनेटेड हो जाता है। जो दूसरी सामग्री है पकी हुई है, तो उसमें भी जहाँ पे अधिक लोगों का खाना बनता है, निश्चित बात है हम एक तो घर में 5 आदमियों का खाना बनाते हैं और एक 5000 का या 2000-3000 व्यक्तियों का खाना, तो निश्चित बात है वो उतना प्योरीफाइड नहीं बन सकता। जो सामग्री है, सामग्री भी जो हम घर में सामान लेके आते हैं वो देख भाल करके फंक्शन के हिसाब से कोई सामान खरीदा जाता है, वो समय का भी अभाव रहता है और अपने जल्दबाजी भी रहती है। हर एक व्यक्ति को ये जल्दी रहती है कि उसका काम किसी न किसी तरीके से निपट जाए। सही बात है। ये यहाँ पर मुद्दा जो है वो सामान बनाने का हो गया। अब हम अगर वहाँ खड़े होके जब भोजन करते हैं, प्रमोद जी आप बताइए कि जी जैसे हम खड़े होके भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में क्या नुकसान पहुंचाता है?
जी बिल्कुल। वो सबसे पहले तो हमारा ये आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आम बनाएगा। आम क्यों बनाएगा, उसके पीछे रीजन है कि हमारा भोजन का पाचन ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा, हमें बीच में कहीं पानी की जरूरत है। अब एक हाथ में आपके प्लेट है, आप कहीं से भी पानी नहीं पी सकते। आपका अटेंशन खाने की तरफ कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, कोई धक्का तो नहीं दे रहा, इधर से कोई दाल नहीं गिरा दे मेरे ऊपर, कुछ और नहीं गिरा दे, यानी आपका मन तो कहीं और है। आयुर्वेद कहता है तन मना भुंजीत है, यानी तन्मय होकर के आप भोजन करें, आपका ध्यान भोजन की तरफ ही होना चाहिए, तभी वो पचेगा। तभी वो और पचेगा तो शरीर के अंदर लगेगा, रस बनेगा, 7 प्रकार के रस जो बनते हैं वो बनेंगे। बिल्कुल। ये एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि शरीर में कोई भी खाद्य सामग्री हो चाहे दवा हो, वो जब जाती है शरीर के हार्मोन्स एंजाइम उसको पहले आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाइड करते हैं कि इस पे कौन सा एंजाइम किस तरह से इसको डाइजेस्ट करे। ये कोई मैनेजमेंट है उसका। ये सारा काम ब्रेन का होता है। ब्रेन का होता है, सही बात है। आजकल आधुनिक जो खान पान है उसमें 20 तरह की स्टॉल लगी रहती हैं, 10 तरह की मिठाइयाँ, फास्ट फूड, दुनिया भर के भोजन रहते हैं। इतने तरह के वो मसाले और जो खाद्यान्न शरीर में चले जाते हैं कि उसको मेरे ख्याल में ब्रेन कैसे आइडेंटिफाई करेगा किसको किस तरह से डाइजेस्ट करे। सही बात है, ये बहुत सही बात कही। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का मैं समझता हूँ मूल कारण है। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरी बात, हम अगर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा कुछ आराम करें, वज्रासन में बैठे, तो जरूर वो थोड़ा माइंड को थोड़ा टाइम मिलता है। हम तो जाते ही सो जाते हैं। इसमें 2-3 तरह की थ्योरीज है मनोज जी कि फिजियोलॉजिकली बात करें तो जब हम खाना खाते हैं तो जैसे डॉक्टर प्रमोद ने बताया कि भाई 1/3 हिस्सा खाली रखते हैं, फिर भी उस भोजन को पचाने में आमाशय में इमल्सिफाइड होता है। भोजन पहले इमल्सन के रूप में तैयार किया जाता है, उसके बाद में उसके आगे एंजाइमेटिक क्रियाएं उस पर होती हैं। तो आमाशय को उस समय इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही वो भोजन इमल्सिफाइड होता है, पीसेज के रूप में होता है और उसके ऊपर एंजाइम की प्रतिक्रिया हो सके इस लायक बनता है। तो शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है आमाशय की तरफ, और जो ऑर्गन ज्यादा काम करेगा उसको उतनी ही अधिक रक्त के संचार की, ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होगी। सही बात है। तो ये अब आधुनिक खोज जो बता रही है फिजियोलॉजी की, उनके अनुसार खाना खाने के बाद में, भोजन के बाद में बाईं करवट 20 मिनट या 25 मिनट तक लेटना चाहिए ताकि उस स्टमक को उतनी एनर्जी मिल पाए। क्योंकि अगर हम खड़े रहेंगे, चलेंगे, घूमेंगे या कोई और एक्सरसाइज करेंगे तो बराबर में पेरिफेरल ब्लड सप्लाई की भी आवश्यकता रहेगी, और उस रेशो में जितना चाहिए आमाशय को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर हम लेबर की बात करें शरीर में, तो अगर 100 लेबर काम कर रही है, तो अगर हम बाई करवट लेटते हैं या फिर वज्रासन में बैठते हैं, तो सारी लेबर 100 लेबर पेट में चली जाएगी। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है कि भोजन के बाद हम बाई करवट लेटे, जब सोना हो तो बाई करवट लेट के सोए, और खाना खाते ही वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे पैरों के नीचे का जो हमारा हिस्सा है, वहाँ जो लेबर काम कर रही है वो पेट पे आ जाए। वह भी एक आराम की मुद्रा है। आराम की मुद्रा। तात्पर्य यही, वज्रासन में भी क्या पैरों को मोड़ लिया जाता है, तो पैरों की तरफ का ब्लड संचार कम हो जाता है, तो वो ब्लड अपने को आमाशय की तरफ मिलता है। अच्छा, एक आजकल एक टेंडेंसी चली है, इसमें बीपीओज में भी होता है, बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एमएनसीज में भी ये होता है कि 15 मिनट की झपकी ली जाती है भोजन के बाद दोपहर के अंदर। तो ये झपकी भी जो है ये बहुत जरूरी है, और गर्मियों में बहुत सख्त जरूरत है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। वो झपकी और बाई करवट लेटना वो एक ही रूप है। सही बात है। तो हमें झपकी, उद्देश्य यही है आमाशय को उस दौरान रेस्ट दिया जाए। जी, तो हमें झपकी लेनी चाहिए। और अब ये बात करते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे घर में ऐसा क्या है जो हम लोग उपयोग कर सकते हैं गर्मियों के मौसम को देखते हुए। क्या ऐसी चीजें, जैसे अब हमारे क्षेत्र की बात करें तो सफेद प्याज आता है। क्या ये प्याज हमारे लिए बढ़िया है? क्या हमें एक प्याज रोज खाना चाहिए? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखो, यहाँ राजस्थान में रहने वाले तो सभी जानते हैं कि प्याज जो है लू को बचाता है। लोग तो कहते हैं कि अपने पास रख लो तो लू नहीं लगती, तो खाने में तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही होगा। सही बात है। दूसरी चीज है छाछ की, और गांव में तो छाछ में प्याज डाल करके पीने और पिलाने का प्रचलन है। राबड़ी भी बिल्कुल इसी बात। तो ये राबड़ी जो है ये हमारा लोकल फूड है। लोकल फूड है जो आपके पानी की, नमक की पूर्ति कर रहा है शरीर में। अच्छा, फर्मेंटेशन होके बनती है। अच्छा, लोग कहते हैं राबड़ी में ऐसा कोई गुण नहीं होता,
लेकिन मतलब लोगों की बात है, आप चिकित्सकीय भाषा में क्या कहेंगे उसके? नहीं, राबड़ी में बहुत गुण है। देखिए, बाजरे के आटे की भी राबड़ी बनती है। हाँ, बाजरे की बनती है। बाजरे में आयरन सबसे ज्यादा होता है, बहुत कम लोग जानते हैं बाजरे में आयरन बहुत अच्छा है। और छाछ के साथ में वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है। क्या होता है कि आयरन जो हम लेते हैं उसके साथ में विटामिन सी चाहिए होती है, या कोई भी इस तरह की खट्टी चीजें जो है वो चाहिए होती है। तो छाछ बहुत अच्छा सोर्स है उसको डिजोल्व करने का आयरन को। तो आयरन जो लोहा हमने लिया वो घुल गया, तो एक तो आयरन की अच्छी पूर्ति हो गई है बाजरे की वजह से। इसके अलावा जौ का आटे की भी बनती है, जौ के उससे। तो जो है वो ठंडा रहता है गर्मी में। तो अगर ठंडक ज्यादा चाहिए तो जौ के आटे की राबड़ी खाइए, खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रहेगी ये राबड़ी। और उसमें प्याज डाला जा सकता है। प्याज डाला जा सकता है, अगर प्याज खाने वाले हैं तो प्याज अच्छी चीज है। वाकई में देखिए कितना मतलब आपने कहा है और मेरा मन चल गया। तो ये राबड़ी जो है वाकई में बड़ा स्वादिष्ट पेय होता है, और हमारे राजस्थान में गर्मी के दिनों में तो बड़ा स्वाद लगता है, बहुत शानदार चीज है। हमारी गृहिणियां जो होती है, महिलाएं हैं, उनको मैं जरूर कहूंगा कि आप कम से कम घर में राबड़ी दोपहर में बना लें। भाई हमें यहाँ मिल रही है, जयपुर में तो मैं गया तो 5 स्टार होटल में, या जो बड़ी चौकी डानी वगैरह इस तरह की होटल है, वहाँ 100 रुपए दे के पी रहे हैं लोग। आप देखिए, तो हम बना सकते हैं ये एक राय हम यहाँ देंगे। प्याज हमें खाना चाहिए इस समय में। और ऐसा क्या है जो पुदीना भी लिया जा सकता है, जैसे छाछ में डाल करके आप पुदीना सेवन करें। पुदीना ज्यादा लेना चाहिए। पुदीना लिया जी, ठंडक रहती है उससे। अच्छा, और जैसे सौंफ भी एक पाचक होता है। सौंफ पाचक भी है और ठंडी भी है, दोनों काम करती है। ठंडाई में काम आती है सौंफ जो है। जीरा पीस के मूत्रल भी है। अच्छा, मूत्रल भी है जी। तो मतलब टॉयलेट को क्लीन कर ली है वो, सौंफ लेनी चाहिए। अच्छा, जीरे का क्या उपयोग है आपकी नजर में? जीरा भी हम सेक के पीस के लेते हैं। जीरा हमारे मसाले का मुख्य अंश है। जीरा छाछ दही में जो लेते हैं उसमें क्या उपयोग है? जीरा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जीरे में काफी होती हैं, डाइजेस्टिव होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, पाचक मतलब एंजाइम्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे, मेटाबॉलिज्म को हम कहें तो बढ़ा। इसके अलावा गर्मियों में जो अमूमन दस्त की शिकायत लोगों की होती है, तो जीरा जो पाचन का काम करता है, छाछ में जीरा डाल के लेते हैं तो ग्रहणी एक बीमारी जिसमें बार बार दस्त को जाना पड़ता है, वो बहुत अच्छी अपने आप जीरे से हो जाएगी, और कोई दवा के नहीं। जीरा और छाछ ये आपके ग्रहणी के लिए अकेला ही बहुत है। अकेला अगर छाछ में जीरा मिला के लिया जाए तो ये बहुत ठीक ले सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे दिन में जो लोग चाय वगैरह लेते हैं उसमें काली मिर्च की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो गर्मियों में क्या काली मिर्च लेनी चाहिए? सर्दियों में तो लेनी चाहिए, गर्मियों में क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? चाय के अंदर डालते हैं तो बताइए। यूं है कि खान पान जैसा हम बात कर रहे हैं, ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए। सर्दी में गरम सौंठ है, पिपली है, काली मिर्च है, लवंग है, इस तरह की उष्णवीर्य जो वनस्पतियां हैं वो सर्दी जुकाम या फेरिंजाइटिस जो सर्दी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको कवर अप करने में कारगर होती है। ये इनमें से कुछ से ऐसी औषधियां हैं जो शरीर से लिक्विड को एब्जॉर्ब करती हैं जी। गर्मी में हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी कोई चीज सेवन नहीं करनी है जो लिक्विड को एब्जॉर्ब करे। कुछ दवाइयाँ भी इस तरह की होती हैं जो लेते हैं तो उनके साथ लिखा हुआ आता है टेक विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के साथ। उसका कारण यही है, तो वो उस पानी की रिकवरी, तो गर्मी में तो मुख्य रूप से पानी की रिकवरी हमें करनी ही होती है। तो काली मिर्च जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गर्मी में जब तक कोई सर्दी जुकाम से संबंधी कोई समस्या नहीं हो तब तक उसको अपने अवॉइड करें तो एक बार अवॉइड करना चाहिए, ठीक रहेगा जी। तो गर्मियों में काली मिर्च। इसके विपरीत हमारे पास ठंडी चीजें खूब, प्याज है, पुदीना है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज। नहीं, काली मिर्च का जैसे चाय में उपयोग की बात कर रहा हूँ, तो चाय में इस समय इलायची का उपयोग लेना चाहिए। इलायची ठंडी रहती है। इलायची इसके लिए बिल्कुल सही है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इलायची वैसे भी शीतवीर्य होती है, शीतलता भी उत्पन्न करती है, पाचक भी होती है, मुख दुर्गंधे भी नाश करती है। अच्छा, पोटेशियम भी इसमें इलायची में बहुत होता है। देखिए, जो भी अभी मैंने नाम लिए हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड के जितनी भी हमारे फल सब्जियां हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, नींबू, पुदीना, प्याज, उनमें सब में पानी तो प्रचुर मात्रा में ही है। वो देते हैं। साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम
जितने भी मिनरल्स जो है, मिनरल शरीर के लिए आवश्यक सारे होते हैं इनमें वो होते करीब करीब इनमें सब में मिलते हैं। अच्छा, ये सब चीजें जो आपने नाम जो अभी लिए, मिनरल्स के नाम लिए हैं, ये हमारे जो शरीर में नमक की मात्रा बढ़ती है, सोडियम जो बढ़ता है शरीर में, बीपी अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है नमक बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ेगा। तो नमक को कंट्रोल करने के लिए क्या ये चीजें सही है बैलेंस करने के लिए? देखिए, अभी जो जैसा कि मैंने बताया कि इनमें ज्यादातर पोटेशियम होता है। सही है। पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे के एडवर्स चलते हैं। अगर शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके पैरेलल में हम अगर उसके पोटेशियम इंटेकिंग बढ़ा दें तो सोडियम लेवल अपने आप नीचे, इसका मतलब बीपी डाउन आ जाएगा उससे। बीपी का सीधा मैं नहीं सीधा कहूँगा, सीधा इससे रोल नहीं है। लेकिन ये मेटाबॉलिक ये तथ्य है कि सोडियम यदि हमारे शरीर में बढ़ रहा है तो वो बीपी को बढ़ाएगा। दूसरा, यूरिन को भी रिटेन करता है। सोडियम लेवल शरीर में बढ़ने से यूरिन भी शरीर में रिटेन होता है, उतना फ्लो आउट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो ये जो चीजें अभी हमने जिक्र किया है वो सब पोटेशियम रिच हैं, और पोटेशियम रिच होने से ये सोडियम को अपने आप बैलेंस करेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये चीजें इस समय गर्मी में लेनी चाहिए। और गर्मी में हमें क्या विशेष लेना चाहिए घर के हिसाब से, खान पान के हिसाब से? हम यहाँ पर गेहूं की रोटी उपयोग में लेते हैं हमारे क्षेत्र में, चाहे साउथ में जाएं या पूर्वी क्षेत्र में जाएं तो चावल उपयोग होता है। तो हमें गेहूं की रोटी के साथ क्या और कोई अनाज लेना चाहिए? गेहूं के साथ आप दूसरे अनाज ले सकते हो, वो आपके पाचन पे और आपकी आदत पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम गेहूं भी खा सकते हैं, बाजरा भी खा सकते हैं, मोठ और मूंग के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चावल हम रोज नहीं खा रहे लेकिन कभी खाते हैं तो कोई हमारे दिक्कत नहीं है ऐसी। जैसे वैसे दूसरे स्टेट वाले, अब केरल का आदमी यदि एक दिन भी बाजरा खा ले तो उसके लिए वो नहीं होगा डाइजेस्ट। तो हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, आपके वो सुटेबल है तो ले सकते हो, चावल ले सकते हो, चावल कोई बुरी बात नहीं है। चावल खाना है। चावल के बारे में दरअसल ये हमारे क्षेत्र में मान्यता है कि चावल चर्बी बढ़ाता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उसमें। एक्चुअल में जो बासमती चावल है, जिसको हम साली चावल, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जिसका जिक्र है, साली चावल में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जिंक भी होता है, और जिंक की ब्लड मेकर में बहुत अहम भूमिका होती है जी। तो चावल को हम नुकसानदायक नहीं कह सकते। दूसरा, चावल हल्का भोजन है। पीलिया जिसके हो जाता है, जॉइंडिस के रोगी को, जिसके बार बार उल्टियाँ होती हैं, उबाक आती है, गैस्ट्रिक उसके ट्रबल इतनी होती है कि वो कुछ भी खाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये प्रोडोमेटा ऑफ जॉइंडिस है। जॉइंडिस के लक्षण बाद में आते हैं, पहले ये लक्षण आते हैं। ऐसे रोगी के लिए चावल, विशेष करके साली चावल, वो एकदम उत्तम भोजन है, उनको लेना चाहिए। हल्का होता है। पीलिया मतलब लीवर से जुड़ा हुआ मामला हो गया, जिसको कहते हैं। हाँ, जॉइंडिस कहते हैं। तो लीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मूल रूप से आप क्या खाना उसके लिए सजेस्ट करें? कमजोर है, कुछ पच नहीं रहा, तो लीवर के लिए क्या सबसे बेस्ट क्या होता है खाने के लिए? देखिए, लीवर हमारे शरीर का बहुत बड़ा वर्कशॉप है, सबसे बड़ा वर्कशॉप है, इसीलिए लीवर नाम है उसको, उठाने वाला शरीर को। और इसमें करीब 1000 तरह के केमिकलों का केमिकलाइजेशन होता है। लीवर इफेक्टेड होता है तो जॉइंडिस होता है। तीन तरह का होता है ये, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, हेपेटिक जॉइंडिस, हेमोलाइटिक जॉइंडिस, अलग अलग तरह के इसके कारण होते हैं। ये बहुत विस्तार में चले जाएंगे। तो लीवर के लिए हल्का खान पान, तो उसमें सबसे पहले तो आती है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, लौकी है, टिंडा है, तुरई है, चौलाई है। चौलाई तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में औषधि के रूप में भी मानी गई है, और चौलाई सब्जी के रूप में पहले तो लोग खाते थे। आजकल ये आधुनिक परिवेश में खान पान सारा बदल गया, और इन चीजों का महत्व है वो हम समझ। अच्छा, ये चौलाई की आपने बात कही, बात आगे बढ़ाएंगे। चौलाई का जो आकार होता है वो हमारे गुर्दे के आकार टाइप का होता है, या राजमा का भी आकार, इन दालों का आकार गुर्दे के। तो कहा गया है कि जिनका आकार जैसा होता है वो हमारे शरीर के उन्हीं अंगों पे इफेक्ट ज्यादा करता है। ऐसा है क्या? ऐसा माना जाता है। हालांकि इस पे कोई 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन
कई चीजों में ऐसा देखा गया, जैसे अखरोट है वो हमारे बादाम अपने मस्तिष्क के आकार का है, तो मस्तिष्क के लिए बहुत बढ़िया भी माना जाता बढ़िया है। रहता है। तो हालांकि ऐसा कोई 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर चीजों में ऐसा सामने देखा गया है। ऐसा देखा गया। किडनी के जो बीमारियां होती हैं उनमें तो दाल अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट हाँ, होती है। प्रोटीन से प्रोटीन रीनल फेल्योर के केसेस में हम अवॉइड ही करते हैं। तो हमें मतलब इसमें देखना चाहिए कि ये चीज वाकई में इफेक्टिव है कि नहीं है, वो आकार को देखना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट देख करके हमें रोगी को देना चाहिए। तो आयुर्वेद आज की जो पद्धति है, जैसे अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसको देखते हुए आयुर्वेद का भी एक बढ़ावा जो है वो लोगों में मिल रहा है। आप दोनों वरिष्ठ जो है चिकित्सा अधिकारी हैं इस क्षेत्र में, तो आप क्या मानते हैं आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है आज की परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि आज व्यक्ति परहेज नहीं कर सकता, आज सभी को शॉर्टकट चाहिए, और आज कोई कॉम्बिनेशन जो है वो लोग लेना नहीं चाहते। तो इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद कहाँ तक उनके साथ जा सकता है? देखो, आयुर्वेद जीवन की पद्धति है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जी, न केवल चिकित्सा बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा गया है। आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इंतजार नहीं कर सकते उनके फायदे का, कोई बात नहीं, आप जैसा जीवन जी रहे, तो आप केवल आयुर्वेद ने जो नियम बताए हैं कि हमें दिन भर में क्या करना चाहिए, मौसम के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उनको भी फॉलो कर लेंगे तो आप बीमारियों से दूर ही हो जाएंगे। हमें खान पान कैसा करना चाहिए, जैसे खाने की बात चल रही थी, आयुर्वेद ने खाने के बारे में बहुत सारे नियम बताए हैं कि उष्णम अश्नियात, गर्म खाना खाना चाहिए, स्निग्धम अश्नियात, हल्का स्निग्ध होना चाहिए, एकदम रूखा भोजन नहीं करना चाहिए, मात्रावत अश्नियात, हमें हमारी मात्रा के हिसाब से भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है कि किसी के लिए हम एक मात्रा डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह के आदमी है, कोई मेहनत करने वाला है, कोई सारे दिन बैठे रहने वाला आदमी है। सही बात है। तो उसके अनुसार उसकी मात्रा होनी चाहिए, आहार के अनुसार मात्रा होनी चाहिए। मूंग की दाल है वो हल्की है, आप थोड़ी सी ज्यादा भी ले लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उड़द की दाल है तो वो भारी है, वो कम तो उसको तो आपको सोच के लेना पड़ेगा। सही बात है। आपको ताकत है, कमजोर हो तो आप उड़द की दाल ज्यादा खाइए, लेकिन आपका पाचन शक्ति कमजोर है तो आप मूंग की दाल ही खाइए, उड़द की दाल को अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पर बात कमजोर की आती है, अगर शरीर से कमजोर होता है, गर्मी में ऐसे व्यक्ति को शरीर में ताकत देने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है, क्या उनको देना चाहिए? देखिए, ताकत का जहाँ तक सवाल है, शरीर के कार्य करने की कैपेसिटी, क्षमता, उसी को हम ताकत कहते हैं। सही बात है। गर्मी में मौसम से जनित जो हम दिक्कत की बात करें या कोई डेफिशिएंसी की बात करें, तो गर्मी में हमारा तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है, वातावरण का पसीना अधिक निकलता है, पसीने में पानी के साथ साथ मिनरल्स भी निकलते हैं। तो जिन अभी सब्जियों का, फलों का हमने अभी जिक्र किया, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा, जो ऋतु फल हैं, जो इस ऋतु में जो हो रहे हैं, तो जो पसीना आपका निकल रहा है वो उसको उसके रेशियो में यदि हम इन चीजों का सेवन करें तो ये रिकवर कर लेगा। शरीर का जो मैकेनिज्म है या बॉडी क्लॉक वो फिट रहेगा। मौसम से क्या होता है कि चाहे बहुत अधिक सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, बॉडी क्लॉक है वो इफेक्टेड होता है, और हम बॉडी क्लॉक को वापस दुरुस्त कर ले तो ताकत बनी रहेगी, कमजोरी का कोई सवाल ही नहीं। सही बात है। इसका मतलब है कि हमें जो ऋतु फल और सब्जियां जो होती है वो लेना चाहिए, और शरीर में एक ताकत की बात आती है तो प्रोटीन की बात जरूर आती है। प्रोटीन के बिना ताकत महसूस नहीं कर सकते, मसल्स की पावर नहीं हो सकती, तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं बहुत बार कि चना आपको खाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, चना क्या खाना चाहिए? चना ले सकते हैं, और मैं बोलने वाला था कि बादाम अगर ले सकता है कोई आदमी तो बादाम की ठंडाई ले, जैसे भिगो करके बादाम रात को भिगो दिए, सुबह आप पीस करके और उसकी ठंडाई लीजिए। अच्छा, उसको पीसना चाहिए सिललोटे पे, क्योंकि बादाम ऐसे आप चबाओगे तो वो एब्जॉर्ब पूरा नहीं हो पाता, जितना ज्यादा बारीक उसको पीसा जाएगा तो वो शरीर में काम वाला पीसा हुआ ज्यादा नहीं, मिक्सी में नहीं पीसा जा सकता। मैं काफी ट्राई कर चुका, इस वजह से मैं कई दिन से सेवन नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्योंकि बादाम के टुकड़े रह जाएंगे उसमें, वो बारीक नहीं होगा। सिल लोटे पे आप जब पीसते हो हो जाता है तो वो बारीक हो जाता है, तो उसके गुण अलग हैं। तो इसका मतलब सिल लोटा आप खरीद के लाना पड़ेगा? नहीं, घर पे पड़ा होगा, आप कई पुरानी चीजों में देखोगे। मुझे लग रहा है कि सिल लोटा जो है नए घर जहाँ बने हैं
जयपुर और उसमें तो नहीं मिलेगा बड़े शहरों में, लेकिन अपने शहरों में जब आप पुरानी चीजों को टटोलोगे तो याद आएगा ये दादाजी के टाइम का, पिताजी के टाइम लेकिन का एक बात बताओ आपको कि अगर दादाजी के टाइम का है तो वो कहीं पुराने घर में ही पड़ा होगा। हाँ, जब 4 घर अलग अलग बन जाते हैं तो उसमें सिल लोडा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जब भी आप घर के नए घर की पट्टियां चढ़ाएं उस समय एक सिल लोडा उन पट्टियों के साथ गिफ्ट में जरूर लेकर आए और अपने घर में काम आएगा। ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। हम पारंपरिक चीजों का जब तक दोबारा प्रचलन प्रारंभ नहीं करेंगे निरोग नहीं रह अब सकेंगे। करना ही पड़ेगा और करने भी लग रहे हैं लोग, आ भी रहे हैं इस दिशा में। आपने जो बात चली थी चना भी भिगो के लिया जाए इस मौसम में तो ज्यादा बढ़िया। इसके अलावा मूंग और मोट को भी उगा करके जो काम में लेते हैं अपन, हाँ, अंकुरित करके, वो अंकुरित करके आप उसको सुबह के नाश्ते में या दोपहर के नाश्ते में लिया जा सकता है। हाँ, उसमें आप टमाटर वगैरह डाल के हाँ, उसमें डाल सकते हैं, टेस्टी बनता है। हाँ, उसमें यही बात है, इसको थोड़ा सा हम अगर आधुनिक शैली में कहें तो स्प्राउट करके लेना चाहिए। तो स्प्राउट क्या, थोड़ा ऐसे बड़ा रिच शब्द लगता है, लोगों के बीच में कहें कि मैं स्प्राउट करके ये खाता हूँ तो अगले को समझ में नहीं आता ये क्या स्प्राउट होता है, और लेकिन इस शब्द से ऐसे लगता है कि ये वजनदार चीज खा रहे हैं, मोडिफाइड सा लगता है। हाँ, मोडिफाइड सा लगता है। तो हम हमारे दर्शकों को जरूर कहेंगे कि आप स्प्राउट करके जो है वो इन चीजों को खाएं। मैं चूरू में एक सज्जन को जानता हूँ, करीब 70 साल के आसपास के होंगे। वो 2-3 साल से केवल अंकुरित धान्य बस वो ही खा रहे हैं, बाकी सब चीजें उन्होंने बंद कर रखी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी ताजगी और इतनी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ जब से मैंने ये अनाज रोटी सब चावल बंद कर दिए, केवल ये खा रहा हूँ। उसके बाद मेरे कई बीमारियां ठीक हो गई। ठीक हो गई, वाकई में हमारी बीमारियां तो यहीं से है। हाँ। और ये अगर रसांकुर सही काम करने लग जाते हैं तो वो ठीक है सारा मामला। जो एजिंग साइन फैक्टर होते हैं, हाँ। एजिंग साइन होते हैं, वो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है अंकुरित धान। वो चाहे अंकुरित मोट हो, मूंग हो, चना हो, कुछ भी हो। और डॉक्टर मिश्रा ने सही बताया, यदि कोई सज्जन ऐसा कर रहे हैं तो उनकी उम्र लंबी भी है और निरोगी भी है। सही मेन बात वो है। मैं कई बार हमारे योग शिविरों में बात होती है, कहता हूँ कि भैया योग कर लिया करो। कैसे भाई जी, के करना है, ज्यादा लंबो तो जीणो को नहीं, आपने तो छोटे से जीवन में ठीक है। तो एक बात आती है कि छोटा जीवन तो जियो, कोई बात नहीं, आपका अपना जीवन है, कैसे भी जियो, लेकिन स्वस्थ तो जियो, उसके बूढ़ा बन के क्यों जियो। आजकल मैं बहुत से बुजुर्गों को जानता हूं, जैसे हमारे इंद्रमणि पार्क में है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कि 78 साल के, 80 साल के, 82 साल के, और एकदम युवाओं से भी जवान है। और उनकी जवानी का मूल कारण खान पान है, उनका सही खान पान है। आप रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो वो एक उनकी शैली ऐसी है। और अब नई पीढ़ी जो है वो 2 बजे तक जागती है रात को, हाँ, और सुबह 12 बजे तक सोती है। तो उनका स्वास्थ्य, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। हाँ, देख सकते हो उनका स्वास्थ्य भी वैसा ही होगा भाई एकदम से। अब पहले जो आज से 15 साल पहले जिनको देखता था, वो युवा आते थे हमारे पास तो कहते थे भाई जी बॉडी बनानी है, पहले ये और चेस्ट की बात करते थे। आज जो आते हैं वो कहते हैं 6 पैक बनाना है। मैं कहता पैक तो आपके फिट है, अब ऐसे इसको 6 करना जरूरी है, बाकी तो पैक है सारा मामला। तो वो जैसे जैसे शरीर जिस तरफ जा रहा है ना, उसी तरफ विचार भी अपने आप ऑटोमेटिक डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो हमें हमारे खान पान में विशेष ध्यान रखना है। आज की चर्चा, हमारा उद्देश्य भी यही था कि हमारे घर में जो उपलब्ध है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा लें और उसको हमारे जीवन में कैसे उतारें। हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सजेशन और देना चाहेंगे इस गर्मी के मौसम में? हमारे घर में ऐसा क्या है जो हमसे छूट चुका है और जो हम कुछ चीजें ले सकते हैं, उसके बारे में बताया। मैं एक खास बात यहाँ बताना चाहूंगा कि दूध के साथ खट्टी चीजें आयुर्वेद में बिल्कुल मना है। ओके। और अमरस का यूज उपयोग सभी करते हैं गर्मियों में। हाँ। तो मीठे आम का अमरस बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कैरी उसमें मिलाते हैं कि खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। अच्छा। तो खट्टी चीजें दूध के साथ अवॉइड करें, नमक की चीजें दूध के साथ अवॉइड करें। इनका लंबे समय के बाद में इफेक्ट नेगेटिव आता है। हमारे सफेद दाग जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं, विटिलिगो तक इससे होता है। उसकी भी यही कारण माना जाता है कि दूध के साथ मछली, नमक या खट्टे फल लेना। तो दूध के साथ खट्टी चीजें बिल्कुल बंद करें। आप मीठे फल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीठे फल, केला, पपीता, ये आप ले सकते हैं। लेकिन आम लेते हैं तो मीठे आम लीजिए, लेकिन खट्टे आमों का अमरस जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है जी। इसके अलावा इस समय जो दूध की बनी हुई चीजें और पड़ी रहे 2-4 घंटे 6 घंटे फ्रीज से बाहर रहेगी तो उसमें इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस है दूध की चीजों से। इस समय सबसे बढ़िया भी छाछ और दूध है आपके लिए, लेकिन उसको संभाल के नहीं लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं चीजों से हो सकता है, खास करके दूध से। सही बात है। अब दूध की बनी चीजों की आपने बात की तो दही की बात की। हाँ। दही भी तो एक खट्टा हो जाता है, तो क्या वो खाने लायक रहता है? नहीं, दही एकदम मीठा हो, ताजा बना हुआ हो, वो ही लेना चाहिए। हल्का खट्टापन तो होगा, दही का स्वभाव है खट्टापन होना।
लेकिन जो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, जिसमें झाग निकलने लग जाता है, वो तो बहुत ज्यादा बिल्कुल- फर्मेंटेशन हो जाता वो है, कोई काम का नहीं वो है। कोई तो उसको क्या काम में ले सकते हैं? घर में कई बार कढ़ी बनाई जाती है उसकी, कड़ी इतनी नुकसान नहीं करती, इडली जो इडली उबल- बनाई उबल जाती है उसकी, इडली उपमा में इडली काम के आता है, उपमा उसमें में। उत्पम में काम आता है, उत्पम में काम आता है, वो ऐसी उसमें आप चीजों में काम आ ले सकता सकते है। हैं, बिल्कुल ले सकते चलिए, बहुत बढ़िया है। आज की चर्चा हमारी बड़ी सार्थक चर्चा रही है और बहुत सारे विषय हमने इसमें समेटे हैं। मैं लीलाधर जी वैद्य जी हैं हमारे साथ, इनसे कोई अगर कोई संदेश आप देना चाहें तो जरूर आप दे सकते हैं। संदेश के नाम पे सभी भाई बहन हमारे निरोगी रहे, और गर्मी में ही नहीं बल्कि सभी ऋतुओं में, और मौसम के अनुसार खान पान, दिनचर्या, रहन सहन अपना रखें, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यह मैं सबके प्रति कामना करता हूँ। गर्मी के मौसम में विशेषकर बासी भोजन कृपया बिल्कुल अवॉइड करें। बासी भोजन इस समय विष के समान है। बासी चाहे वो सब्जी हो, चाहे हो। कुछ भी हो, ऐसी चीजें जिनको बासी हमें नहीं करना चाहिए। बासुड़ा के बाद में हमारा हाँ, जो वो शीतला का जो मेला लगा था, इसी का प्रतीक होता हाँ, है इसी कि का आज प्रतीक। के बाद में आप बासी भोजन ना नहीं करें, करेंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताइए। आज हमारी ये चर्चा है, इस चर्चा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिंदु निकल कर आए हैं। आपको भी कुछ अगर बात समझ में आती है तो आप हमारे 251 208 फोन नंबर है, उन पे फोन कर सकते हैं, और कोई आपकी चर्चा अगर लेनी हो तो हम उस विषय पे जरूर बात करेंगे और विशेषज्ञों को यहाँ बुलाकर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वैद्य लीलाधर जी शर्मा, वैद्य प्रमोद जी मिश्रा, आप हमारे साथ आए, इतनी बढ़िया बात की, स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।